तो शुरू करते हैं। आज वही है, न्यूमेरिकल्स हमने शुरू कर दिए थे वैसे, है ना। न्यूमेरिकल्स हमने 2 कर लिए थे। प्लैंक्स पे 2 न्यूमेरिकल हो गए थे ना। क्या डाउट है? हाँ, वो वेव के लिए है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? हाँ, इसलिए यही तो थ्योरी अलग है। कौन प्रूफ नहीं कर पाई? ये वेव की थ्योरी है। वेव की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड हुआ करती है या हुआ करती थी, लेकिन लाइट जो है उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो नहीं कर रही, जिनमें हम बोल रहे हैं कि लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव। बट व्हेन लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल, इट्स एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। यही तो, तभी तो हम बोल रहे हैं कि लाइट को वेव की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होती, पर लाइट की हो रही है, इसलिए तो हम लाइट को पार्टिकल बोल रहे हैं। अब आगे सुन, ये है फिर से। अरे उसने एक बात बोली कि एक लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, और हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा या प्लैंक में हमने पढ़ा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो वो इसलिए कर रही है ना क्योंकि लाइट को हम वेव की तरह नहीं पार्टिकल की तरह मान रहे हैं। बस इतनी सी तो बात है। तभी तो। क्या टेस्ट सा होएगा बेटा, एक टेस्ट सा होएगा, एक टेस्ट सा होएगा। हाँ, आगे आएगा वो। तो आज हमें करने हैं प्लैंक्स कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के न्यूमेरिकल्स। इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने बेटा आज। कल हमने करे थे, 1-2 करे थे, आज और करते हैं थोड़े से। कल के 2 न्यूमेरिकल समझ में आ गए? तुम्हें कैसे बता, घर पे प्रैक्टिस तो की नहीं तुमने? हैं? जो कल आए नहीं थे? अरे कल मतलब ऑफिशियल क्लास, कल तो ऐसी डाउट क्लास थी। हाँ भाई, चलो सवाल लिखते हैं। फॉर्मूला पता है ना सबको, E इज इक्वल टू एन एच न्यू अगर फ्रीक्वेंसी की मैंने, या फिर एन एच सी बाय लैम्डा अगर लैम्डा की मैंने। एन एच सी बाय टी, एन एच बाय टी बोल दो, पर उस टी का यहां कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। टाइम पीरियड का सिग्निफिकेंस कहां बन रहा है बताओ, कैसे देंगे टाइम पीरियड? कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा ना, फॉर्मूला तो बना लोगे पर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्वेश्चन में तुम्हें जब कोई लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, 2 ही चीजें मिलेंगी, या तो लैम्डा मिलेगा उसका या फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सी तो फिक्स होती है। ठीक है, लिखना सवाल लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स having wavelength 310 nanometer. Calculate number of photons having wavelength 310 nanometer, 310 nanometer nm, having wavelength 310 nanometer, which are required, which are required to attain an energy of, which are required to attain an energy of 2 into 10 की पावर -5 जूल। h को कितना ले लेना, वही 20/3 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू लेनी है, ये एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यूज पुट करनी है बेटा और आंसर निकालना है। वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। थ्री 310 नैनोमीटर। क्वेश्चन लिखा नहीं क्या? तुम लोग आज ज्यादा लग रहे हो।
नहीं नहीं, कल नहीं, परसों के मुकाबले भी ज्यादा ही लग रहे हो। सारी सीटें भरी तो नहीं थी। कोई नया है क्या आज? कोई नया है? सब पुराने ही है। रोटियां ज्यादा खा के आओगे इसलिए। हम्म। खैर रोटियों से मोटापा नहीं आता है, पिज्जा बर्गर से आता है। मैं माँ बाप हूँ तुम्हारा? दिल की बात बाहर बताएंगे, क्लास में कोई दिल की बात नहीं करेगा। दिल की बात, मन की बात, सब बाहर। क्लास में हमारे पास टाइम कम है। आ गया आंसर? आंसर आ गया? चलो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, उनमें से बताना क्या आंसर आएगा। चार ऑप्शंस है, इन्हीं में से कोई ना कोई अगर आपको मार्क करना है आंसर, तो क्या मार्क करोगे? इन चारों में से कोई ना कोई एक आंसर है, बताओ कौन सा आंसर है। देखो ऐसे पता करते हैं कि आपने गलत किया है, चार ऑप्शंस देके। हम्म। 10 की पावर इतना गंदा कैसे आ रहा तुम्हारा? 310 के आगे नैनोमीटर था, पता है ना? 10, 10 की पावर -9 कर दिया उसको। और क्या गलती कर सकते हो तुम? और तो कुछ बचा ही नहीं गलती करने को। पक्का? चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है मेरे पास गलत हो आंसर, चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला तो देखो यही है ना? एनर्जी की वैल्यू डाल दी हमने 2 × 10 की पावर 5। अच्छा -5 दे दिया तभी। चलो ठीक है, तो 10 की पावर में आंसर अलग आएगा फिर, है ना? 12 तो आई गेस तब भी नहीं आएगा। 12 आ रहा है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं। ई की वैल्यू 2 × 10 की पावर -5 लिख दी। एन की वैल्यू निकालनी थी। एच की वैल्यू 20/3 × 10 की पावर -34। सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा कितना था? 310 नैनो, यानी कि 10 की पावर -9। पहले तो ये सही से लिखना आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, तुमने ये कम किया, वो भी कम कर दिया। दोनों कम थोड़ी होगा, वो 7 बनेगा। है? हाँ पावर चेंज करनी पड़ेगी। मैंने एक्चुअली -5 लिख दिया, वो 5 था मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा आंसर पावर में ये चेंज हो जाएगा बस। 10 की पावर समथिंग आएगा। हाँ अब ठीक आ रहा होगा, देख लेते हैं। 3 से 3 उड़ा दिया, ठीक है। और क्या करें, एक काम करता हूँ, अच्छा ये 2 रहा, ये 10। सिंपल सिंपल तो काट ही ले, इतना ठीक है। अब देखना मैं सारे 10 वाले एक साथ सॉल्व करूंगा। ध्यान से करेंगे ये वाला काम ध्यान से करेंगे। एन इस तरफ है, 10 वालों को इधर लाते हैं। तो पहले मैंने लिखा ये 10 की पावर -5, फिर मैंने लिखा 10 की पावर -9, फिर मैंने डिवाइड में लिखा 10, फिर एक लिखा 10 की पावर -34 और एक लिखा 10 की पावर 8। पहले ये देख लो, 10 की पावर सारे में इधर ले आया, ठीक है क्या? उस तरफ है एन। 10 आ गए सारे, और एक रह गया नंबर, कौन? 310। इतना क्लियर है? सारा कुछ इधर कर दिया मैंने, ये सही है। ठीक, अब सॉल्विंग शुरू करते हैं। 5 और 9, ये हो गया 14। 14
और ये मिलके कितना बन जाएगा, ऊपर की तरफ 20, ऊपर है 10 की पावर माइनस 14 और ये जाएगा ऊपर, बनेगा 10 की पावर प्लस 34। तो 10 की पावर 34 और 10 की पावर माइनस 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 20 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बन गया 10 की पावर 20। अब 10 की पावर 20 और ये नीचे क्या बचा, 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9, 10 की पावर 11। तो आ गया n विल बी इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 13 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? किसी का आया था ये? अरे झुटल लो अभी 12-12 चिल्ला रहे थे तुम। हाँ 12-13 एक ही तो बात है कि नहीं? सही बात। हाँ सही बात, सही। हाँ हाँ सही बात। हाँ मेरी गलती, तुम्हारे माँ बाप की थोड़ी है। सही बात है, सही बात है। लिखो अगला सवाल, बहुत ही इजी। कैलकुलेट, सबका सही जवाब आना चाहिए इस बार बिना पेन चलाए। क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, देखो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ, अरे क्वेश्चन तो देने दो। अच्छा क्या बोलो? हाँ वही है बेटा, मैंने कब बोला? यही है 10 की बाद 13, वही होगा बेटा, वही होगा। ऑप्शंस के हिसाब से वही करना पड़ेगा ना। ऑप्शन अगर ये है तो वही करोगे ना। हाँ नियरेस्ट लगाना होता है आंसर। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स having wavelength 2000 angstrom and 4000 angstrom। मतलब E1 आपको निकालना है इस लैम्डा से, E2 आपको निकालना है इस लैम्डा से, और दोनों का क्या चाहिए, रेशियो। बहुत इजी है ये तो, मतलब इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, 1:2 या 2:1। E1 अपॉन E2 बताओ क्या आएगा, E1 अपॉन E2। ये कैसे गलत कर सकते हो तुम? अच्छा मैंने गलत कर दिया, डर नहीं लग रहा तुम्हें बोलने में? अरे यार ये देखो, कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा लेकिन। पैदा हुए 4 दिन नहीं हुए, मास्टर पे शक है। सही बात है, सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कलयुग आ चुका है, आगाज हो चुका है। एक बार के लिए सोच भी नहीं रहे कि मास्टर कह रहा है, क्या पता सही हो वो। चलो भाई, नहीं वो अगले क्वेश्चन में करूंगा, लिखो। क्या आपको पावर और एनर्जी में रिलेशन मालूम है? क्या? पावर इनटू टाइम। हाँ टाइम आ गया तुम्हारा। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। अरे ये क्वेश्चन समझ आया किसी को? आई मीन डाउट है किसी को? इधर वाले कुछ बोलते ही नहीं है, डाउट है तुम्हें? फॉर्मूला बेटा E1 HC वाला लैम्डा, लो एन भी लिख देते हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। E1 को HC वाला लैम्डा 1, इस वाले के लिए HC वाला लैम्डा 2, कट गया है। ठीक है बस, ये लैम्डा 1 ये लैम्डा 2 डाल दो वैल्यू, क्या नहीं? एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड by a bulb of 60 watt, by a bulb of 60 watt, लैम्डा की वैल्यू लिखना 2000 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड by a bulb of 60 watt,
टाइम पता है कितना है? 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड बोला है ना, मतलब टाइम भी दे दिया, पावर भी दे दिया, इसका मतलब क्या दे दिया? एनर्जी। लैम्डा दे दिया, क्या बचा? एन ही तो बचा। एन एच सी बाय लैम्डा में से लैम्डा दे दिया, एनर्जी दे दिया। एच और सी तुम्हें पहले से पता ही है, बस एन ही तो बचा है, और क्या, सब तो हो गया। करो सॉल्व, बाकी कैलकुलेशन है बस। ऑप्शन दे देता हूं। चार ऑप्शंस है, मैच कर जाए तो वेल एंड गुड। इतने कॉन्फिडेंस से गलत आंसर कैसे दे सकते हो बेटा तुम? इतने कॉन्फिडेंस से तुम मुझे गलत कैसे बता सकते हो जब मैं बोल रहा हूँ गलत है तो? नहीं है बेटा, गलत जवाब है, गलत जवाब। एन निकालना है, लेना क्या है? एच भाई 20/3 ले लो। हाँ, चारों ऑप्शन बोल दो तुम। कितने लोग कह रहे हैं ए? ठीक है, तुम सब तो गलत हो, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग कह रहे हैं बी? बस तुम ही लोग ठीक हो बस। बस हाथ नीचे कर लो, दुख जाएंगे बेटा। फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। ए आ रहा है? क्या पता आ रहा हो? क्या पता आ रहा हो? हो सकता है ए आ जाए, हो सकता है, देख लेते हैं। E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, पावर है 60, टाइम है 1 सेकेंड। एन की वैल्यू निकालनी थी, एच की वैल्यू 20/3 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 2000। अच्छा, तभी 2000 इंटू 10⁻10। इस बार सही हो तुम, लग रहा है। 3 से 3 उड़ा दिया, और कुछ उड़ाओगे? 20 से 100, ये ठीक है। 6 ही दिख रहा है मेरे को तो अब। मैंने ऑप्शन बहुत क्लोज दे दिए। ऐसे करना पड़ेगा। अब ठीक है। पता है ए और बी दोनों आ सकता है आंसर, वो डिपेंड करता है तुम एच की वैल्यू क्या लेते हो। ये एच की वैल्यू जो है ना, ये अप्रोक्सीमेटेड है। 20/3 एक्चुअल वैल्यू 6.626 होती है, इसलिए मेरे पास जो आंसर है वो 6.25 था, वो एग्जैक्ट वैल्यू से आएगा। अब क्योंकि तुमने 20/3 यूज की होगी तो तुम्हारा ए आएगा। तो ऑप्शंस जब क्लोज होते हैं, अच्छा अगर यही क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में पूछा होता तो आंसर 6.25 ही माना जाता, क्योंकि फिर एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ती है एच की, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोज थे। ये ऑप्शंस दूर हैं, 6 7, अच्छा खासा गैप है उसमें, 6 7 8 9। पर अगर ऑप्शन ऐसे 6 6.25 6.5 6.75, मतलब पॉइंट में गैप, इतना सा ही गैप है, तो उस केस में टेक एज एक्यूरेट वैल्यू एज पॉसिबल। ठीक है, वरना तुम्हारा आंसर देखो अलग अलग आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट आएगा। सोचो अगर तुम यहाँ 20/3 ले रहे हो, 20/3 का मतलब ये है कि एन में अगर तुमने ये डिवाइड नीचे किया, यानी तुम 6.6 से डिवाइड कर रहे हो, 6.6666 से, 6.66 से डिवाइड करो, जबकि एक्चुअली में पता है किससे डिवाइड करना चाहिए था? 6.62 से।
यानी डिनोमिनेटर एक्चुअली में छोटा होता, यानी फाइनल आंसर एक्चुअली में बड़ा होगा जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उससे। तो आंसर तुम्हारा 6 आ रहा था, बट आंसर उससे थोड़ा बड़ा आना चाहिए इन रियलिटी। बट चलो, अगर h की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया 20/3 यूज करनी है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सुकून ही सुकून है। समझ की बात? हाँ चलो ठीक है, मतलब फिलहाल ठीक है तुम्हारा आंसर, क्योंकि मैंने बोल रखा है फिलहाल कि 20/3 यूज कर लेना। बाई चांस अगर, सुनो, बाई चांस अगर पेपर में h बताया नहीं कि कितना लेना है, तो फिर ऑप्शंस देख लेना, ज्यादा पास तो नहीं है। अगर ऑप्शन ज्यादा पास है फिर तो तुम्हें 6.626 लेनी पड़ेगी, और अगर ऑप्शंस में अच्छा खासा गैप है तो तुम 20/3 लेके कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ये सब दिमाग लगाना पड़ता है ऑन द स्पॉट पेपर में। क्लियर है बात ये? ठीक है, चलो कैलकुलेशन तो एटलीस्ट सही की है तुमने। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, वो तो डेसिमल में था, तो नंबर, मेन नंबर सेम है, सिर्फ डेसिमल में गैप है, ये नंबर ही बदल दिए मैंने, चल जाएगा इसमें। इसमें तुम 6 करोगे या 6.25 आएगा, इन बोथ द केसेस यू विल टेक 6। सिंपल सी बात। क्लियर है बात ये? तो अच्छा ये देख लेते हैं, इसको 10 की पावर को सॉल्व करना है, 10 की पावर को सॉल्व करना है। देखो 10 की पावर -10 और 10 की पावर 2, ये हो गया 10 की पावर -8। ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 16, इस चीज के साथ बन जाएगा 10 की पावर 16। इसको और इसको अगर निपटाएंगे तो बन जाएगा 10 की पावर -18। क्या कहते हो, बन जाएगा? और उसको अगर इस तरफ लेके आएंगे तो बन जाएगा 60 इंटू 10 की पावर 18, यानी कि 6 इंटू, आ गया आंसर, यही आएगा। चलो भाई एक सवाल और लिखो अब, अच्छा सा बढ़िया सवाल लिखो। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a bulb, calculate number of photons emitted by a bulb of 100 watt, bulb of 100 watt having efficiency of 80%, having efficiency of 80% in 10 minutes। मतलब 10 मिनट में कितने फोटॉन्स एमिट करेगा एक बल्ब जिसका पावर है 100 वॉट। इसके और इसके मदद से आपको एनर्जी मिलेगी। ये 80% पता है क्या बता रहा है, कि उस बल्ब को जितनी एनर्जी मिल रही है उसका 80% वो किस में कन्वर्ट कर पा रहा है, हाँ फोटॉन्स में। क्या ये बात आई समझ में? मतलब जब आप पावर इनटू टाइम करोगे तो उससे आपको जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी है जो बल्ब ले रहा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अब उसे लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी वो पूरी नहीं कर पा रहा, 100% नहीं कन्वर्ट कर पा रहा। कितनी कर पा रहा है? 80%। तो ऑफ दैट टोटल एनर्जी जो उस बल्ब ने ली, उसका 80% किस में कन्वर्ट करना है आपको? फोटॉन्स के फॉर्म में। हाँ, यानी आपको 80% ऑफ वॉट एवर ये एनर्जी है वो लेना पड़ेगा, और उस एनर्जी को किससे इक्वेट करोगे फिर? एन एच सी बाय लैम्डा। एक चीज और मिसिंग है एन निकालने के लिए, लैम्डा। लैम्डा लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर। सेकेंड्स में लेना पड़ेगा ताकि एसआई यूनिट में आंसर आए, टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। क्या ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? पहले तो ये बता दो, उस 80% का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन में दे देता हूं। ना 20/3 ले लो, मैंने ऑप्शंस में गैप रखा है।
सॉल्व करो। फॉर्मूला डाल लगाओ पहले। फॉर्मूला तो एक ही है, घूम फिर के यही फॉर्मूला है एक। हाँ 10 मिनट्स है तो उसको सेकंड्स में करना पड़ेगा। करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए है। चार ही तो लिखे हैं बेटा, आराम से कर लो, क्या हो गया। तमीज से लगाओ फॉर्मूला, आराम से आंसर आएगा। सी, सी आ रहा है। हाँ वो तो चलो ठीक है। आ रहा है। आ रहा है। एक्चुअल आंसर इज सी। कितने लोग आ गए सी? कम लोग आया सी, कई लोगों ने फॉर्मूला लगाया ही नहीं अभी। हाँ हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो बस यही चाहिए और क्या, यही चाहिए होता है। आपका जो बेस नंबर है वो कभी मैच नहीं करेगा, आपका मैच करेगा सिर्फ 10 की पावर, क्योंकि कैलकुलेशन गंदी होती है। गंदी कैलकुलेशन में ऑप्शंस मदद करते हैं, क्योंकि हमारा 11th क्लास में मकसद एग्जैक्ट वैल्यू निकालना नहीं होता जो हमारा 10th में हुआ करता था कि अप टू 2 डेसिमल्स या 3 डेसिमल मैच करना चाहिए वरना नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मिलते हैं तो ऑप्शन आपको देखना है एज क्लोज टू योर आंसर एज पॉसिबल, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। क्लियर? कर लेते हैं सॉल्व। एनर्जी है पावर इनटू टाइम। ये पता है कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो बल्ब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले रहा है, ये वो नहीं है जो वो फोटोन में कन्वर्ट कर रहा है। बस तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी। ये जो वैल्यू है इसका कितना परसेंट? 80%। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फोटॉन्स के फॉर्म में। तो ये एनर्जी किससे इक्वेट करनी है आपको? NHc बाय लैम्डा से। पहले ये मतलब समझ आया कि नहीं आया इसका, ये बताओ पहले। यहां से लेके यहां तक वो एनर्जी है जो उस बल्ब को मिल रही है बिजली के फॉर्म में, लेकिन वो जो एनर्जी उसे मिल रही है वो सारी की सारी लाइट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द एफिशिएंसी इज नॉट 100%। कहने का ये मतलब है कि थोड़ी सी उसकी वेस्ट हो जा रही होगी कुछ हीट वीट के फॉर्म में, सारी लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। कितनी लाइट के फॉर्म में कितनी कन्वर्ट हो रही है? 80%। तो उसी को आप NHc बाय लैम्डा से इक्वेट कर सकते हैं ना, जो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हुए। पहले इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? इस लाइन का मतलब क्लियर है क्या लिखा है? अब ठीक है, बाकी तो फिर मैथ्स है। H की वैल्यू डाल दी 20/3 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। लैम्डा कितना? 310 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, बहुत सारी मेहनत है इसमें तो। 2 0 ये और ये उड़ा देते हैं। 48 इंटू 10⁻3 ऐसा लिख दूं? ये 3 से 3 भी कट जाएगा। हाँ सही है। 20 का एक 0 इससे काट देता हूं, ये भी ठीक है। 2 को इससे काट देते हैं, 24।
अब देखो क्या बचा एन के लिए 24 इंटू 31, 24 इंटू 31, और क्या बचा 10⁻3, 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻34 इंटू 10⁸ हो गया सारा कुछ। जितना लिखना था सारा कंटेंट एक साइड पे लिख लिया। अब 10 की पावर को सॉल्व कर लो। 34 और 8 10⁻26, 10⁻26 अगर इसके साथ सेट कर दूं मैं तो 10⁻29, और इसको अगर निपटा दें तो 10⁻20। पहले ये बता दो यहां तक क्लियर, यहां तक सही बस ठीक। तो ये बन गया हमारा 24 इंटू 31 इंटू 10⁻20। अब देख लो इसको कर लेते हैं 3.1, तो ये बन जाएगा 10⁻21, और अगर मैंने इसे कर दिया 2.4 तो ये बन जाएगा 10⁻22। ये बात आ गई समझ में। 2 3 जा 6, 6 से थोड़ा बड़ा आंसर 7 इंटू, और ऑप्शन देख के तो 7.5 ही लिख दे रहा हूं मैं, 10⁻22। मेरा इंटरेस्ट 10 की पावर में था, मेरा इंटरेस्ट उस नंबर में नहीं था जो उसके साथ आने वाला है, क्योंकि वो तो मैंने सेम रखा है, तो मैंने उस कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान किस पे दिया कि 2 3 जा 6, हाँ बस 6 से थोड़ा बड़ा आ जाए, और 10 की पावर में क्या आ रहा है बस उस पर ध्यान दिया मैंने, तो 10⁻22 आ रहा है। क्या बात आ गई समझ में, ऐसे करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा पीरियोडिक, कट गया था, बहुत कटा है बेटा तुम्हारा। सिलेबस भी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सुनना ध्यान से, नाम से तो समझ में आ रहा होगा, आयोनाइज करने के लिए लगने वाली एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। किसको आयोनाइज करना है, किसी एटम को। एटम तो न्यूट्रल होता है। अब एटम को अगर आयोनाइज करना है मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि उससे इलेक्ट्रॉन को अलग निकालना है। तो अगर मुझे किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग निकालना है तो उस एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव। इस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी। ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक। क्या आपने एंडोथर्मिक शब्द सुना है पहले? एंडोथर्मिक के केस में आपने डेल्टा एच सुना है, कितना होता है? नहीं। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच बेसिकली हीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एनर्जी लग रही है या रिलीज हो रही है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव बोला जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव बोला जाता है। इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। एंथैल्पी वर्ड यूज किया जाता है डेल्टा एच के लिए, एंथैल्पी। ये आपको बताऊंगा मैं 5 चैप्टर बाद थर्मोडायनेमिक्स में, बिल्कुल। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा जाएगा उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच पॉजिटिव क्या सिग्निफाई करता है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने डेल्टा एच की वैल्यू लिख दी +100, तो वो ये डिनोट कर रहा है, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दी, तो वो ये डिनोट कर रहा है कि अगर मैं इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूं तो इस प्रोसेस में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये इसका मीनिंग है। और अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता डेल्टा एच की वैल्यू -100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता कि मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज लगती नहीं है, रिलीज होती है। कितनी? हाँ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है। उस केस में इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक नहीं बोला जाता, क्या बोला था, एक्सोथर्मिक। बट फिलहाल मैंने बोला है कि जब कोई एटम न्यूट्रल है उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन को अलग करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, वरना कोई भी न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा। सिंपल हिसाब है। कोई भी न्यूट्रल एटम से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। और अगर किसी रिएक्शन में आपको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इतना तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस उसी एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक का एक रिप्रेजेंटेशन है। क्यों है, डेल्टा एच क्या होता है, एच क्या होता है, ये सारी बातें आपको थर्मोडायनामिक्स में बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए बस रिप्रेजेंटेशन याद रख लो, डेल्टा एच बोला जाता है, ठीक है। लिख लिया इतना?
मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, लिखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड minimum energy required to remove an electron, minimum energy required to remove an electron from a gaseous atom, किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। गैसियस एटम, ये गैस लिख रहा हूं मैं, एम गैस, एम प्लस गैस, किसी भी, हाँ क्या होता है आइसोलेटेड, हाँ गैसियस एटम बोल दिया तो आइसोलेटेड ही है वो, बेसिकली आइसोलेटेड मतलब जो अकेला हो, बस इतना ही मतलब होता है आइसोलेटेड। तो ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा हूं मैं अभी फिलहाल, जिसने पीरियोडिक पढ़ा होगा उसको मालूम होगा ये सब, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए इतना काफी है फिलहाल, गैसियस एटम। ठीक है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन मैं तब बताऊंगा जब पीरियोडिक पढ़ेंगे हम, हमारा जो अगला चैप्टर होगा एटॉमिक के बाद, वो तो वैसे मोल है बट उसके बाद पीरियोडिक आएगा, उसके बाद पीरियोडिक आ जाएगा। हाँ मोल बोलते हैं शॉर्ट में, हाँ मोल है, वो हमारा अगला चैप्टर होगा, उसके बाद फिर पीरियोडिक ही आएगा, उसमें मैं प्रॉपर आयनाइजेशन एनर्जी पे दोबारा फोकस करूंगा, तब हम थोड़ा और तमीज से बात करेंगे इसके बारे में। अभी मुझे इसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है इसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिकली इस चीज को कैसे यूज करना है। हाँ बेटा सबसे निकल जाता है, एनर्जी देनी पड़ेगी, किसी में ज्यादा देनी पड़ेगी किसी में कम देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, नोट लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, या इट इज ऑलवेज endothermic, ionization energy is always endothermic, ionization energy is always endothermic, ionization energy is always endothermic, इसके लिए फॉर एनी गैसियस एटम, कोई भी गैसियस एटम ले लो जिससे आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना हो, आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। सोडियम तक बिना एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता, फॉर एनी गैसियस एटम। सोडियम आप बोलते हो ना Na तो Na प्लस बन जाता है आराम से, इट इजिली लूजेस इलेक्ट्रॉन, इतना भी इजी नहीं, एनर्जी लेगा वो, बस ये है कि कम लेगा, बस ये है इजी, मतलब ये नहीं कि अपने आप यहाँ पे पड़ा है निकल गया, अगर ऐसे अगर निकल जाता होता तो Na के फॉर्म में नहीं Na प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता। सोडियम एटम आपको सोडियम का वो मिलता ही नहीं, वो काटते हो आप चाकू से, वो सोडियम थोड़ी होता, वो Na प्लस होता, अगर अपने आप निकल जाता वो इलेक्ट्रॉन, अपने आप नहीं निकलता है, एनर्जी देनी पड़ेगी तब निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो वैलेंस शेल से, कि एक इलेक्ट्रॉन ही तो है निकल जाएगा, ऐसे नहीं है, ऐसे निकल जाता होता तो निकला ही हुआ होता वो, Na एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, Na प्लस ही होता सिर्फ, समझ में आ रही बात ये, वो तो फिर कंपाउंड बन गया ना फिर। Na अगर मुझे अकेला सोडियम चाहिए तो वो Na प्लस नहीं एग्जिस्ट करेगा, Na प्लस नहीं बनेगा अकेला, अगर सोडियम एलिमेंट है तो, है ना, वो Na के फॉर्म में रहेगा, Na प्लस के फॉर्म में नहीं रहेगा, कंपाउंड बन गया अलग बात है। ठीक है चलो, अब इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है वो देखो, न्यूमेरिकल लिखना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट is 288 kilojoule per mole. Ionization energy of an element is 288 kilojoule per mole. इस लाइन से आप क्या समझे, ये यूनिट्स के हिसाब से समझाओ, एक एलिमेंट इतनी एनर्जी थोड़ी लेगा, ये इंफॉर्मेशन एक एलिमेंट की है ही नहीं पहली बात, हाँ क्या ये बात है समझ में, ये इंफॉर्मेशन है एक मोल एलिमेंट्स की, ये इंफॉर्मेशन मुझे ये बता रही है कि अगर मैं एक मोल एलिमेंट्स लूं तो सबसे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे कुछ 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 एनर्जी लगेगी, सारी जोड़ के कितनी आएगी, ये मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब समझ में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक मोल में से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में मेरे को 288 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो एक एटम से
इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हाँ, इसी दिन के लिए वो फैक्टर सीखा है हमने। इसी को किलोजूल पर मोल, अगर मेरे पास कोई एनर्जी का इंफॉर्मेशन है पर मोल में, अगर मुझे पर एटम सिंगल एंटिटी के लिए वो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो इंफॉर्मेशन मुझे फटाक से मिल जाता है, डिवाइड बाय 96 करके, मैं ये कह रहा हूं। तो अगर तुम्हें एक एटम का इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें इंफॉर्मेशन एक मोल का दिया हुआ है, पर अगर तुम्हें एक एटम का इंफॉर्मेशन चाहिए, यू सिंपली डिवाइड दिस नंबर बाय 96। वो आपका आंसर किस में आएगा, लेकिन ईवी में आएगा, ये ध्यान रखना। वो आंसर आपका ईवी में होगा, यानी आपको एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वो पता चल जाएगा। क्या ये बात आई समझ? क्या ये बात क्लियर है? जैसे कि इसमें बता दो कितना आएगा, 96 से डिवाइड करते 3 आ जाएगा। इसका मतलब समझना कि अगर मुझे एक मोल एटम्स को आयोनाइज करने में 288 किलो जूल एनर्जी लगती है, तो एक एटम को आयोनाइज करने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, ये इसका मीनिंग है। इंटरप्रिटेशन आया समझ में कैसे किया? इस तरीके से उसको यूज करते हैं, उस इंटरप्रिटेशन को। करेक्ट? तो मुझे एक का ही इंफॉर्मेशन चाहिए था, मैं एक का ही पूछूंगा, क्योंकि अब आयनाइज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए आयनाइज करने के लिए। वो एनर्जी मैं किसके फॉर्म में यूज करूंगा, फोटोन के फॉर्म में, फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में। तो अब बेसिकली मैं प्लैंक को आयनाइजेशन करने के लिए यूज करूंगा। प्लैंक की एनर्जी जो बोली थी प्लैंक ने ना, कि ये एनर्जी होती है फोटोन की, उस एनर्जी को, उस एनर्जी की मदद से मैं ये इलेक्ट्रॉन निकलवाने में हेल्प लूंगा उस चीज की। तो क्वेश्चन आगे सुनो, अगला मतलब स्टेटमेंट लिखना, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज इट, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज इट। क्वेश्चन आया समझ में? पहले तो ये बता दो, एक एटम है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है, निकलवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम से निकलवाने के लिए। और ये एनर्जी मुझे देनी किसकी मदद से है, फोटोन की मदद से। हाँ, एक ही फोटोन, हाँ, एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है इस एक इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लिख भी लो ब्रैकेट में, 1 फोटोन कैन एमिट 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। वैसे तो ये अंडरस्टूड है, अगली बार से एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल पर स्ट्राइक करके उसको निकलवा सकता है। ऑब्वियसली वो फॉर्मूला जब आप लगाते हो E इक्वल्स टू, अच्छा इस बार NHC वाला लैम्डा नहीं लगाओगे? हाँ, ठीक है। करके बताओ, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। लो 4 ऑप्शंस लिख दिए, आराम से तुम चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। अगर इसके आसपास है तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा करो सॉल्व, और क्या। हाँ, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बेटा कि ये काम कराना है मेरे को, एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। इस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए मुझे चाहिए एनर्जी।
वो एनर्जी मैंने किस फॉर्म में ली है? फोटोन के फॉर्म में। कि मैं एक फोटोन अगर इस पे गिराऊंगा तो फोटोन की कुछ तो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी अगर इसको निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए अगर उसके बराबर की एनर्जी है उस फोटोन की तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सिंपल। इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए निकालने के लिए वो हमने चेक कर ली, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात है समझ में? और वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मैं कोई फोटोन गिरा दूं इस एटम पे तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी बेसिकली आपको वो वेवलेंथ पता करना है उस फोटोन का जिसकी एनर्जी कितनी हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस समझ में आ गई बात? ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप फोटोन ले आओगे तो काम हो जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लाने के लिए उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? E इक्वल्स टू एन ए इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। कर लो इक्वेट, आ जाएगा आंसर। हाँ जो है इन्हीं में से करना है। कितने लोग आ गया सी ऑप्शन? कई सारे लोगों का आ गया सी ऑप्शन। तुम उठो एक बार। हाँ दवाई खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? क्यों? नींद आती है? तो गाय हो? है? गाय की तो मजबूरी है, उसको करना पड़ता है, उसके पेट में प्रॉब्लम रहती है। पेट में दिक्कत है? कॉन्स्टिपेशन, दस्त, जुलाब, एनीथिंग? नहीं? फिर थूक क्या फटाफट? मेरी क्लास में जुगाली नहीं करेगा कोई। गाय भैंसे नहीं पढ़ाता मैं। आंसर आ गया? नहीं आया? फॉर्मूला लिखोगे तब तो आएगा। पहले ये बताओ, ये जो एनर्जी है 288 किलो जूल पर मोल, इसकी मदद से मैंने क्या कंक्लूड किया कि अगर 1 मोल एटम्स को आयोनाइज करना है तो आई नीड 288 किलो जूल की एनर्जी। ठीक है? तो अगर इसी के करस्पॉन्डिंग मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी हो एक एटम को आयनाइज करने के लिए, एक एटम को आयनाइज करने के लिए, उसके लिए आई नीड अ कन्वर्जन फैक्टर जो मुझे एक एटम की इंफॉर्मेशन देता है। 1 मोल की इंफॉर्मेशन से अगर मुझे एक एटम की इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट डिवाइड दिस बाय 96, यू विल गेट दिस आंसर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू हाउ मेनी किलो जूल पर मोल? 96 बताया था ना। ये पुरानी क्लासेस रिलेटेड होती है बट आगे वाली क्लासेस वो तो यूज करूंगा ही मैं, जो पहले बताया मैंने। ये कंक्लूजन सीखा था हमने, नहीं तो मेहनत लगेगी यहां से वहां तक पहुंचने में। ठीक है? अगर मान लो आपको ये याद नहीं है, चलो दूसरा तरीका बता देता हूं। सपोज आपको नहीं मालूम, आपको एकदम स्क्रैच से शुरू करना है, तो आप बोलोगे 1 मोल की एनर्जी ये है 1 मोल को आयनाइज करने की, तो एक को आयनाइज करने की एनर्जी कितनी होगी? आप बोलोगे 288 इंटू 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। ये तो क्लियर है। अगर 1 मोल को आयनाइज करने में इतनी एनर्जी लगती है तो एक एटम को आयनाइज करने में इतनी एनर्जी लगेगी इन जूल्स। ये तो सही है। ये सही है कि नहीं? 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23 को आयनाइज करने में इतनी एनर्जी लगती है, 6 इंटू 10⁻23। तो एक को आयनाइज करने में कितनी लगेगी? वो वाली एनर्जी डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, इतनी एनर्जी लगेगी। नेटवर्क नहीं आ रहे बेटा आपके, बस मुंडिया हिला रहे हो आप बस। तुम्हारे पड़ोसी के भी नहीं आ रहे नेटवर्क। हाँ भाई हैप्पीडेंट। खाली मुस्कुराने से जीवन नहीं कट जाएगा बेटा। बताओ क्या बताया मैंने? क्या है ये क्या लिखा मैंने? एनर्जी है जूल में है। जाट वाला आंसर दे दिया तुमने तो ये एनर्जी है जूल में है। किसकी एनर्जी है ये? कौन सी एनर्जी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये वाला लॉट साफ कर दूंगा मैं बाहर बेच के, चपट चपट नहीं करने का।
स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू। इन हिंदी आप बोलें तभी जब आपसे बोला जाए। हाँ भाई बताओ, ये क्या लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 288 किलो जूल पर मोल क्या दिया है ये बेटा? ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है एक बार। अब फिर अब बोलो क्या है ये? एक मोल एटम की, हाँ, एक मोल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं एक मोल एटम्स, कितना होते हैं एक मोल एटम्स? एक मोल एटम्स होते हैं 6 × 10⁻23। अगर मैं इतने एटम्स को आयनाइज करना चाहता हूं, मेरी एनर्जी कितनी लगेगी? 288 किलो जूल, ये इसका मीनिंग है। तो एक एटम को आयनाइज करने में बताओ कितनी एनर्जी लगेगी? फिर हैप्पी डेंट बन गया तुम, हंसने वाली कौन सी बात थी इसमें? हाँ, एक एटम को अगर 6 × 10⁻23 एटम्स को आयनाइज करने में इतनी एनर्जी लगती है, तो बताओ एक एटम को आयनाइज करने में कितनी? क्लियर? तो वही किया है यहाँ पे, देखो इधर, वही किया ये। तो ये क्या एनर्जी आ गई? एक एटम को आयनाइज, मतलब ये रिएक्शन करवाने के लिए, एक एटम के लिए ये वाली रिएक्शन कराने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये आ गया समझ? तो इतनी एनर्जी अगर चाहिए, तो जो फोटोन मैं इस एटम पे फॉल करवाना चाहता हूं, जिस फोटोन से मुझे ये काम करवाना है, फोटोन के पास भी कुछ एनर्जी होती है। अगर फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाए तो मेरा काम हो जाए, फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कामयाब रहेगा, अगर फोटोन की एनर्जी इतनी हो जाए। ठीक है, तो फोटोन की एनर्जी अगर मेरे को इतनी चाहिए, ये वाली एनर्जी अगर मुझे फोटोन की चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? hc/λ, ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। तो मुझे उस फोटोन की वेवलेंथ पता चल जाएगी। इस एनर्जी का फोटोन अगर मुझे चाहिए, तो उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, वो मुझे इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, समझ में आ गया? मैं फोटोन की मदद से वो आयनाइजेशन एनर्जी चाहता हूं, कि फोटोन अपनी एनर्जी की मदद से एटम को क्या कर दे? आयोनाइज कर दे। अब आगे बात समझ में, क्या चाह रहे हैं हम? समझ आ रहा है बेटा? पक्का? झूठ बोल रहे हैं आप? अभी पूछूंगा थोड़ी देर में मैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया 288 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू, एच की वैल्यू आप लिखोगे 20/3 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू लिखोगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये तो चाहिए। एन एक ही फोटोन से कराना है बेटा, एन क्यों चाहिए? एक फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन पे और इलेक्ट्रॉन बाहर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा। क्लियर? इसलिए मैंने एन हटा दिया, क्योंकि एक ही फोटोन को करना है ये काम, 1 फोटोन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने इसलिए एन हटा दिया, एक ही फोटोन को वो काम करना है। बस इसके बाद ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करोगे, 3 से 3 काट दो, 6 से कटेगा, ये कट जाएगा ये तो। 6 4 द 24, 6 8 द 48, 20 है तो ये 0, यहाँ डेसिमल 2, ये आ गया 2.4, आ गया 2.4। अब देखना, लैम्डा इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, देख लेते हैं क्या बनेगा। ये तो बन गया 10⁻20, नीचे लिख रहा हूं मैं, 10⁻3 10⁻23। बाल छील दूंगा उस तरह लेके, हाथ पैरों के, जनानी बना दूंगा तुरंत, इंस्टेंट, मैगी से तेज बनाता हूं मैं। अरे समझा, माना तुम टैलेंटेड हो बेटा, बाकियों को भी समझने दो ना। तुम चू 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 करते रहते हो, जैसे तुम अकेले बैठे हो, कोई समझ भी रहा है ना ये आपको, तो तुम बात किससे कर रहे हो?
अगर मेरी बात इतना ध्यान ही रख रहे हो तो बात किससे कर रहे हो फिर? मैंने बोला था ना मेरे से ही बात करनी है, अपने आप से भी नहीं करनी। अपने आप से मन में बात कर लो, मुंह खोलने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, लैम्डा इधर आ गया, उस तरफ क्या जाएगा? 10⁻20 इंटू 10⁻−34 इंटू 10⁻8 चला गया सब उस तरफ। और डिवाइड में क्या जाएगा नीचे? 2.4 क्या? ये हो गया 20 और 8 28, 28 और ये 10⁻−6 आ गया। अब ये 1/2.4 है, इसको लिख लो 10/2.4 इंटू 10⁻−7, क्योंकि ऊपर 10⁻−6 है। तो अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहता हूं तो मुझे 10 लिखना पड़ेगा, तो उधर 10⁻7 लिखना पड़ेगा, ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन 10⁻6 बना रहे। क्यों किया समझ में आई? ताकि 1/2.4 तो डेसिमल में आ जाएगा ना, मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए होता वो नंबर, 1 से लेके 10 तक के बीच में चाहिए होता है सामने वाला नंबर। वो तभी आएगा जब न्यूमरेटर इज जस्ट ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया 10, लेकिन जब यहाँ 10 बनाऊंगा तो मुझे सामने इंटू 10⁻7 लिखना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल वो वैल्यू कितनी रहे 10⁻6, वो चेंज ना हो। बस अब क्या 10/2.4, 10/2.5 कितना होता है 4, तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 2.5 से थोड़ा कम है, तो 4 से थोड़ा बड़ा इंटू 10⁻7 आ गया आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आई? कल वो कॉपी आ जानी चाहिए तुम्हारे में, सब बत्तियां आदि जो गुल है ना, घर जाके सॉल्व करो ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यही होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लग रहा है आपको क्या होती होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, सिंपल। ठीक है, सपोज ए ऐसे करके, या ऐसे ए के बजाय मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं। सपोज क्लोरीन ऐसे लिखा मैंने, ClCl, ऐसे होता है ClCl। इसको तोड़ने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगती होगी, क्योंकि इनके बॉन्ड हैं, तो तोड़ना अगर आप चाहोगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। सपोज वो जो एनर्जी है इसको तोड़ने में जो लगनी है वो है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या बोल दिया मैंने, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको तोड़ने में लगती है, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोटोन फॉल कराया, एक फोटोन फॉल कराया जिसकी एनर्जी थी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा। अगर जो फोटोन मैं इसके ऊपर फॉल कराता उसकी एनर्जी होती 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये बॉन्ड टूटता? खड़े हो बेटा आप? हाँ बताओ, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस पे फॉल कराया तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटते ही क्या क्या बनेगा? Cl के कितने एटम्स आ जाएंगे? 2, पहले जितने थे उतने आएंगे ना, बस टूट जाएंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बने हुए थे वो इनके पास वापस पहुंच जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। टूट जाएगा क्यों? तोड़ने में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही टूट जाता है। ये तो हमने तो कितना दे दिया 10। अब 10 अगर दिया है, अगर 9 देता तो भी टूट जाता, 9 देता तो भी टूट जाता, 8 देता तो भी टूट जाता, ऐसे करते 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 अगर मैं 2 देता तो भी टूट जाता। पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने में और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने में फर्क क्या पड़ेगा? कुछ एनर्जी बच गई होगी। कितनी बच गई? 8। वो 8 पता है कहां यूज होगी? ये जो 2 एटम्स बनेंगे, ये जो 2 अलग अलग एटम्स बनेंगे, इनको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ये दौड़ने शुरू कर देंगे। आपने उसको एनर्जी दी है, 2 लोग हाथ पकड़ के ऐसे खड़े थे, ठीक है, मैंने दोनों के लात मारी, तो हाथ तो छूटेगा ही और साथ में दौड़ोगे भी तो, क्या नहीं दौड़ोगे? सपोज तुम्हें तोड़ने के लिए 1 लात की रिक्वायरमेंट थी,
मैंने 3 मार दी एक साथ, 3 मतलब 3 टाइम्स का इंपैक्ट डाल दिया। एक से ही टूट जाता, पर मैंने 3 गुना डाल दिया इंपैक्ट। तो तुम टूटोगे तो हो ही, उसके अलावा वो जो 2 का इंपैक्ट बचा है ना, उसकी स्पीड लेके भागोगे भी। वही बात हो रही है। क्या ये बात आ गई समझ में? समझ में आई बात? ये एक और तरीके से समझते हैं, लात हटा देते हैं। टाइमिंग में क्यों डिफरेंस आएगा? कोई टाइमिंग में डिफरेंस क्यों? जल्दी कैसे होना चाहिए? मान लो तुम यहां खड़े हो, तुम्हें यहां से मुझे वहां ले जाना है, टाइम तो उतना ही लगेगा ना लात मारने में। ना ना, मैं ऐसे, अरे मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, तुम वहां पहले पहुंच रहे हो कि नहीं, मैं तो एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तुम की स्पीड से जाओगे उसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी बोला तुम्हें डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचाना है तो कितनी स्पीड से मार, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। यहां से हिलने में तो उतना ही टाइम लगेगा। बात आ गई समझ में? हाँ। तो अगर दो लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें जो अलग करने के लिए मुझे सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना होता, और मैंने दे दिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो उन दोनों को क्या देने में चली जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही हैं, तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहला वाला भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल लेगा, दूसरा वाला भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल लेगा। क्या ये बात क्लियर है? हम्म। वो वहीं खड़े रह जाएंगे, बस टूट जाएगा, हाथ छूट जाएगा, बस ये समझ लो। हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, बस हाथ छूट जाएगा, खड़े वहीं रहेंगे ये, क्योंकि जस्ट इनफ उतनी ही पड़ी है जितना बॉन्ड टूटने के लिए चाहिए था। रिपल्शन क्यों? जो बॉन्ड बने थे बेटा इनमें, तो रिपल्शन क्यों है? ना, रिपल्शन नहीं है वो आपने एनर्जी दी है इसलिए वो दौड़ रहे हैं, रिपल्शन थोड़ी है वो। नहीं, वो वहीं खड़े रहेंगे, क्यों है रिपल्शन? रिपल्शन कुछ नहीं लेना रिपल्शन, ऑब्वियस ही बात है ये। ठीक है, तो इन शॉर्ट बैठो बेटा, इन शॉर्ट इसको कैसे लिखेंगे सुनना। काइनेटिक एनर्जी वो होगी, सपोज ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, तो कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हो ये। इसको मैंने ले लिया ईपी, और इसको तोड़ने के लिए चाहिए थी बीडीई, तो ये डिफरेंस का क्या मिल जाएगा उन एटम्स को? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने जितनी बीडीई चाहिए उतनी ही दी है एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और क्या, बस बॉन्ड ही अलग होगा। क्लियर है बात ये? ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे अपन अगली क्लास में। यहां तक आप न्यूमेरिकल्स उस कॉपी में लिख के लाएंगे, अगर आपको अगली क्लास में बैठना है तो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मुझे बस ये देखना है कि वो काम हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ हाँ, कौन सा वाला?